अगर मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन और वॉर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो प्रॉब्लम सिर्फ एलपीजी सिलेंडर्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, बल्कि धीरे धीरे पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा और इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी बढ़ेगा और आपका पूरा मंथली बजट इम्पैक्ट होने लगेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक फ्यूल का इशू नहीं है, ये एक पूरी एनर्जी चेन का इशू है और इस चेन का सबसे पहला सिग्नल अभी एलपीजी में दिख रहा है। आगे क्या क्या हो सकता है आइए समझते हैं। इंडिया हर साल लगभग 31 से 33 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है, जिसमें से लगभग 65% एलपीजी इंपोर्ट होती है। मतलब आधे से ज़्यादा सिलेंडर जो आप यूज़ करते हैं वो बाहर से आता है। और सबसे क्रिटिकल बात यह है कि इस इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा सिर्फ अरब से आता है, जिसमें सऊदी अरेबिया लगभग 25%, कतर करीब 20%, यूएई लगभग 20% और कुवैत लगभग 5% के बीच कंट्रीब्यूट करता है। और ये सारी सप्लाई एक ही चोक पॉइंट से आती है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, जो सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर वाइड है, लेकिन पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस इसी रूट से गुजरता है। और इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का 90% भी इसी रूट से आता है। मतलब अगर वहाँ कोई भी डिसरप्शन होता है तो एलपीजी सप्लाई डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है। इंडिया का डेली एलपीजी कंजप्शन लगभग 85 to 90,000 टन पर डे है और स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 20 से 22 दिन की है, जो कुछ बफर तो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर इंपोर्ट्स डिसरप्ट होते हैं तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर शॉर्टेज हो सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में लोग पैनिक बुकिंग करते हैं और कई जगह एलपीजी सिलेंडर्स पैनिक बुकिंग के कारण ब्लैक मार्केट में 2 गुने या 3 गुने दामों पर भी बिक रहे हैं। इस शॉर्टेज का इम्पैक्ट सिर्फ हाउस होल्ड तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि कॉमर्शियल सेक्टर पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि इंडिया में लगभग 5 लाख रेस्टोरेंट्स है जो कि प्योरली एलपीजी पर डिपेंडेंट है और 80 लाख से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और जब एलपीजी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो रेस्टोरेंट्स मेन्यू रिडक्शन करते हैं या टेम्प्रोरी बंद हो रहे हैं, जिससे सर्विंग स्टाफ, शेफ, फूड डिलीवरी एजेंट्स या फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस और कई सारे लोगों की जॉब रिस्क पर आ जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स, केटरिंग और वेडिंग की बिजनेस पर भी सीधा असर देखा जा सकता है। जब एलपीजी डिस्टर्ब होती है तो लोग अल्टरनेटिव पर शिफ्ट करते हैं, जैसे इंडक्शन या अदर इलेक्ट्रिक कुकिंग मेथड्स, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर दिख रहा है। अभी रिसेंटली गुड़गांव में सिर्फ 9 दिनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 269 लाख यूनिट से बढ़कर 350 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया। मतलब 80 लाख यूनिट्स का सडन जंप, जो लगभग 30% इंक्रीज है, क्योंकि एक इंडक्शन स्टोव लगभग 1500 से 2000 वाट लेता है। और जब लाखों घर एक साथ शिफ्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर काफ़ी हैवी लोड पड़ता है और इसी वजह से आगे चलकर पावर कट्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब इसको थोड़ा और बड़े पिक्चर में समझिए। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल अलग अलग फ्यूल्स लगते हैं, लेकिन इन सब की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, वो है क्रूड ऑयल। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का लगभग 85% इंपोर्ट करता है और रोज़ाना लगभग 5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है। और ये ऑयल अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जिसमें रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसका शेयर लगभग 40% है। इराक से लगभग 20% कंट्रीब्यूट आता है, सऊदी अरेबिया से 15% के आसपास, यूएई से लगभग 10% है और बाकी 10 से 15% यूएसए, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से आता है। मतलब क्रूड ऑयल में इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, लेकिन एलपीजी के केस में डिपेंडेंसी अभी भी गल्फ पर काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से एलपीजी ज़्यादा वनरेबल है। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ता है। अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 300 to 350 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से है। इंडियन रुपीज़ में ये 100 रुपीज़ पर लीटर के आसपास बनता है। वहीं बांग्लादेश में पेट्रोल लगभग बांग्लादेशी टका के हिसाब से 140 रुपीज़ पर लीटर है, जो इंडियन रुपीज़ में रफली
106 रुपीस पर लीटर के आसपास है। इंडिया में पेट्रोल ऑलरेडी 95 टू 105 पर लीटर की रेंज में आता है, जबकि फ्रांस में पेट्रोल इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होने के बाद 170 रुपीस पर लीटर के आसपास जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कन्वर्शन से पिक्चर क्लियर नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान का 100 रुपये जैसा नहीं है। वहाँ इनकम काफ़ी कम है, करेंसी की वैल्यू काफ़ी वीक है, इसीलिए वहाँ 100 रुपीज़ भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। सेम केस बांग्लादेश के लिए भी है। इंडिया अभी मिड पोजीशन में है और चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज़ में या तो इनकम हाई है या सिस्टम काफ़ी कंट्रोल्ड वे में वर्क कर रहा है, इसीलिए ये इशू काफ़ी कॉम्पेरेटिवली कम फील होता है। डीजल का इम्पैक्ट और भी क्रिटिकल होता है, क्योंकि इंडिया का लगभग 65% से 70% ट्रांसपोर्ट डीजल पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंक्रीज के बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फूड इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और इंडिया में भी अगर डीजल महंगा होता है तो सब्जी, राशन और डिलीवरी का खर्चा बढ़ने लगता है। मतलब एलपीजी क्राइसिस धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड होता है। अगर नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो पैटर्न काफ़ी क्लियर है। पाकिस्तान ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है, वहीं बांग्लादेश में गैस शॉर्टेज और पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस केस में चाइना कॉम्पेरेटिवली स्टेबल है, क्योंकि उनके पास 90 टू 100 डेज का रिजर्व है, जबकि इंडिया के केस में ये 70 टू 75 डेज का बफर है। एलपीजी के लिए इंडिया के पास लगभग 20 टू 22 डेज का बफर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल ऑयल पास होते थे वॉर से पहले, और ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट है। और अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट होती है। इसका डायरेक्ट असर इंडिया जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ पर पड़ता है। तो सिंपल सी बात यह है कि एलपीजी क्राइसिस सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है। अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो एलपीजी ही नहीं, काफ़ी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं।